ईरान अमेरिका जंग में 3 ईरानी पायलट्स की गूंज। कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर हमला करने वाले 3 ईरानी पायलट्स के कतर में कैद होने का इंकशाफ। इन ईरानी पायलट्स को कैसे कैद किया गया, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, 3 ईरानी पायलट्स जो है ना, वो इस वक्त कतर की कैद में हैं। ये सब कैसे हुआ? उन पायलट्स के नाम क्या हैं और क्या मुस्तकबिल में उनके वापस आने के कोई इम्कानात हैं? असल में हुआ ये था दिल भाई कि 2 मार्च को एक और 2 मार्च को 2 बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशन किए गए थे ईरान की जानिब से। उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अमेरिका हमला कर चुका था 28 फरवरी को, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुका था। तो अब ये डिस्कशन हो रही थी कि हम किस तरह जाकर उन बेसिस पे तबाही फैलाएं। अब एयरफोर्स तो उनकी बहुत कमज़ोर थी। उनके पास 1960 के जेट थे, सू-24 वगैरह जो तैयारे थे वो थे। उनमें टेक्नोलॉजी भी सारी पुरानी लगी थी, वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे, उनके फ्यूल टैंक्स भी छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमें अगर कोई हमला करना है तो ऐसा हमला करना है जिसमें पायलट्स ये सोच कर जाएं कि उनको वापस नहीं आना। ये एक सुसाइड मिशन है, यानी एक शहादत का मिशन है मुसलमानों की ज़बान में। तो वो शहादत के मिशन के लिए कुछ पायलट्स ने अपने आप को वॉलंटियरली पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, हम हमला करेंगे और कोई बात नहीं, अगर हमारी जान चली जाती है हम ईरान की हिफाजत करेंगे। इन 4 पायलट्स में से जो 3 पायलट्स अब जिनके बारे में कह रहे हैं कि क़ैद में हैं, उनमें से एक का नाम है जवाद, एक का नाम है उमरान और एक का नाम है अब्दुल माजिद। और उनको ये 3 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनकी क़ैद में। अब हुआ ये था कि ये गए थे उड़कर कतर की अल उदैद एयरबेस को तबाह करने, उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर तबाही फैलानी थी। अच्छा, गए क्यों थे ये? गए इसलिए थे कि ड्रोन के ज़रिए अगर अटैक किया जाता है या बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया जाता है तो किसी एक मकाम को तबाह करना था। लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसी वॉर मशीन भेजनी थी जो उड़ती फिरे, देखती रहे, अच्छी तरह अटैक भी करे और फिर सारी सर्विलेंस भी करे। जी, करे, अच्छी तरह देखे, कुछ एक आध कमरा बाकी बच गया तो उसको भी जाके उस तरफ से तबाह कर दे और फिर आराम से वापस आ जाए। लेकिन वापस आने का ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ये लोग वहाँ से गए। अब इनके पास क्या मामला था, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, जंगी तारीख़ की एक ऐसी स्टोरी है जो मतलब हर जगह और हर दफ़ा बयान की जानी चाहिए और की भी जाएगी आगे। इस स्टोरी को सुनते हैं, ये बहुत मज़े की ये स्टोरी है। ये लोग 2 तैयारों में गए, 4 पायलट्स थे। ये जब गए तो इनके पास इन्होंने जीपीएस अपना बंद किया हुआ था, एक आईएनएस उन्होंने बंद किया हुआ था, तमाम किस्म के रेडियो सिग्नल्स इन्होंने बंद किए हुए थे। और उसकी वजह ये थी कि वो कोई सिग्नल्स एमिट करना ही नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे किसी तरह का सिग्नल ना हो जिसको ये लोग रडार जो है ना वो रिसीव ना कर सके, जी, दिफाई निज़ाम इनको पकड़ ना सके। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये आगे बढ़े, तो इनको अंदाज़ा हुआ कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इनको थार्ड और पैट्रियट जैसे सिस्टम जो F-35 को गिरा देते हैं, हाँ, तो ये निचली सतह पर होते हुए गए, इतनी निचली सतह पे 50 फीट पे कि जहाज़ के डेक पे से लोग उनको नीचे झांक के देख रहे थे जब ये नीचे से गुजरे समंदरों पे से। उसके बाद जब ये आखिरी वक्त में पहुंचे तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो सतह थी वो बुलंद करना शुरू की। उनको जब अचानक पैट्रियट ने देखा, थार्ड ने देखा, तो वो ओवरवेलम हो गए, उन्होंने फायर करने शुरू किए। तो ये अपना निकल के दरमियान में से गए। इन्होंने जाके जिन हाथों से बने नक्शों के ज़रिए इन्होंने देखा कि कहाँ क्या था, वहाँ पे घूमते रहे, तबाही हर तरफ फैलाते रहे और उसके बाद ये वापस निकले। अब वापसी का मिशन जो था वो सुसाइड मिशन था, यानी मरना था। तो उन्होंने कहा जितने करीब मर सकें उतने करीब मरें ईरान के। तो ये वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन F-15 ने इनको देख लिया कतर के। और कतर के F-15 जो जदीद तरीन उनका प्लेन था, फाइटर जेट था, उसने देखने के बाद चूँकि इसका रेडियो बंद था, इनके साथ बात नहीं की जा सकती थी, तो वो अपने तौर पे वन वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद इसने जब देखा कि ये तो सुसाइड मिशन पे आए हुए जहाज़ हैं, तो उन्होंने इनको मिसाइल मारकर तबाह करना शुरू किया। अब इनमें से एक जहाज़ जो है वो काफ़ी हद तक तबाह हो गया और जो एक और जो जहाज़ था वो वहीं पर गिर गया। तो एक जहाज़ थोड़ा आगे बढ़ गया। तो उसमें से जो गिरा उसमें से जो पायलट्स थे वो निकले और वो उसके बाद ज़िंदा अलाइव उनकी क़ैद में आ गए, जिनको कतर की फोर्सेस ने पकड़ लिया। ये ईरान कह रहा है। इसके लिए उन्होंने लेटर भी लिखा है कतर को और कतर से कहा है कि इनके अहले खाना से इनकी बात कराई जाए। 3 नाम हम दे रहे हैं, ये लोग हयात हैं, हमारी सोर्सेज बता रही हैं कि ये आपकी क़ैद में हैं। एक जो थे ब्रिगेडियर जनरल जो माजिद गालिबन उनका नाम था, उनकी शहादत हो गई थी, तो उनको फिर उनकी तदफीन ईरान में कर दी गई थी। तो उसके बाद उनको कतर ने ये जवाब दिया है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपके कोई लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं
हम उन्हें नहीं जानते, इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। हाँ, हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि एक F-15 ने आपके 2 तैयारों को हिट किया था, हमारे किसी थॉर्ड ने, किसी पैट्रियट ने, हर चीज़ नाकाम रही थी। बड़े पैमाने पर होने वाली इस तबाही को अब अमेरिका तस्लीम करना शुरू हुआ है और उसने बताया है कि अल-उदैद पे जो एक ही कार्रवाई की गई थी वो इतनी बड़ी थी कि उसके बाद उसके कदम वहाँ से उखड़ गए और जम नहीं सके। अपनी जानें दे दी या अपने आप को एक जंगी कैदी के तौर पे पेश कर दिया, लेकिन अल-उदैद एयरबेस को उन्होंने तबाह कर दिया। बहुत बुरी तरह तबाह किया, कॉन्फिडेंस छीन लिया अमेरिका का और बुनियादी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या तो तबाह कर दिया या उखाड़ दिया या ख़राब कर दिया। वहाँ से उसके बाद आप ना टेक ऑफ सही से कर सकते हैं, ना आप कुछ रिसीव कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपने एक आध दो और हमले किए तो उसके बाद जो पूरा ही धड़न तख्ता कर दिया आपने, तो अमेरिका के कदम उखाड़ दिए गए। अब उनके 3 पायलट्स ईरान के बकौल कि वो बिल्कुल ठीक है, ईरान के बकौल वो उनके पास है, लेकिन कतर तो उस चीज़ से इनकारी है। तो ये मामला फिर किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये मामला इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि ईरान अब इस मामले में दबाव बढ़ाएगा और उसने असल में जो ख़त लिखा है वो रेड क्रॉस को लिखा है और रेड क्रॉस को लिखकर ये बात की है कि आप इंटरवीन करें, मुदाखलत करें, बात करें कतर की गवर्नमेंट से और अपने तौर पे भी चेक करें। अब जब रेड क्रॉस अपने तौर पे जाके चेक करेगा तो उसको असल में वो सच तक पहुँच जाएगा, कम अज़ कम सच तक पहुँच जाएगा। लेकिन रेड क्रॉस को इतनी इजाज़त मिलेगी कतर की जानिब से को वो आके अपने तौर पे चेक कर सके? वो शायद ना मिल सके, लेकिन कतर में जो उसके कोई लोकल सोर्सेज होंगे रेड क्रॉस के, उसके ज़रिए वो इतना ज़रूर पता कर लेगा कि वो हयात हैं या नहीं हैं और वो कैद में हैं 3 पायलट्स ईरान के या नहीं हैं। अगर ये चीज़ कंफर्म कर देते हैं और वो रेड क्रॉस कम्युनिकेट करता है ईरान के साथ कि हाँ वो हैं, हमने बात की है लेकिन वो इजाज़त नहीं दे रहे वो, या इस तरह की कोई बात, तो मामला बिल्कुल ही बदल जाएगा। फिर ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ 3 लोग हैं, कैद में हैं, कतर की कैद में हैं, वो उनको उन तक एक्सेस नहीं दे रहा, किसी तरह का भी कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे रहा या कुछ भी नहीं दे रहा। तो उसके बाद ईरान के सिफारती जो मामलात हैं ना वो बिल्कुल बदल जाएंगे, उसकी लैंग्वेज भी बदल जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस भी बदल जाएगा और उसको जिन और लोगों के साथ बात करनी है उनसे भी बात कर सकेगा। जो वो शायद मुज़ाकरात की कहीं ना कहीं शराइत रख रहा होगा उसके अंदर भी ये बात कहीं ना कहीं पेश कर देगा। ये भी एक तरीक़ा हो सकता है और कतर पे फिर सिफारती दबाव बहुत बढ़ जाएगा और उसकी कन्फर्मेशन कतर को किसी ना किसी सूरत किसी ऐसे आज़ाद किसी फोरम को करनी पड़ेगी जहाँ पर वो झूठ नहीं बोल सकता। तो ये चीज़ सच के तौर पे जब सामने आएगी तो फिर उनको अपने अहले खाना से रब्ता कराना ही पड़ेगा। अच्छा अज़हर भाई, ये खबर तकरीबन 5 माह के बाद क्यों सामने आई? क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई इत्तलात नहीं थी, लेकिन अचानक ईरान ने इस चीज़ को एडमिट किया कि उसके 3 पायलट्स कतर के पास हैं। असल में अदिल भाई एक इनका कमीशन बना हुआ है ईरान की आर्मी के अंदर और उसमें मिसिंग पर्सनस को मुस्तकिल ट्रैक करने के लिए एक अलग लोग बने हुए हैं, एक पूरा शोबा बना हुआ है। तो उस शोबे के जो सरबराह हैं वो मुस्तकिल कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे थे, अपने ज़रिए से भी पूछा, तो उनका काम ही यही है। तो वो अपने 4 पायलट्स को, हर फौज अपने जो अहलकार हैं ना उनके पीछे जाती है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, तो ये भी अपने 4 पायलट्स के पीछे जा रहे थे। अगर वो शहीद हो गए तो हमें बॉडीज़ दे दो, अगर वो उनका बॉडीज़ इस काबिल भी नहीं है तो बाक़ियात दे दो, और उसके बाद अगर ज़िंदा हैं तो हमें एक्सेस दे दो और बताओ कि वो किस हालत में है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ जब उन्होंने अपने सोर्सेज से कंफर्म की है, कुछ कंफर्म की है, तो इतने मुल्की लेवल पे जाके उन्होंने रेड क्रॉस को ख़त लिखा है, क्योंकि रेड क्रॉस अभी छानबीन कर लेगा और अगर ये झूठ है तो फिर वो ईरान की किसी और बात पे भी यकीन नहीं करेगा। तो अब तक जो ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड इस जंग में रहा है वो यही रहा है कि वो जो दावा करते हैं, जो शुरू में एक देवमालाई कहानी लगती है कि ये इतनी लंबी लंबी तो नहीं, वो दावा दुरुस्त साबित होता है, सच साबित होता है और उसको अमेरिका को एडमिट करना पड़ता है पैसों के साथ, नुकसानात की तफसील के साथ। तो अब अगर इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ईरान ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो रेड क्रॉस के ज़रिए कतर को ये बात बताना चाहता है कि हमें पता है कि वो हैं। अब आप कंफर्म करते हैं या नहीं ये आप बता दें। अगर आप ये कहते हैं कि वो नहीं जिंदा हमारी कैद में नहीं, तो उसकी बाकियात दे दें, और अगर कल को वो जिंदा निकला है तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े झूठे करार पाएंगे, बहुत बड़े झूठे करार पाएंगे। और सिफारती लैंग्वेज में, सिफारती कॉरिडोर्स के अंदर कतर की जो ज़बान है वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाएगी इस मामले में। तो कतर को अपनी स्टैंडिंग का भी इसमें ख्याल रखना है, अपनी लेगेसी का भी ख्याल रखना है जो सिफारतकारी में उसकी है, और उसको अब जो भी जवाब देना है बहुत नपा तोला देना है, क्योंकि रेड क्रॉस जब ये चीज़ें फाइनल करेगा और उसके बाद आप हतमी तौर पे अभी तो आपने कह दिया कि हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आप लिख कर तहरीरी तौर पे ये रेड क्रॉस को दुनिया को बताएंगे और उसके बाद और भी कुछ मीडिएटर्स होंगे इसके दरमियान में, फोरम्स होंगे, जब आप सबको ये बात बता देंगे और उसके बाद कोई निकल आया तो उसके बाद कतर की बहुत सुबकी होगी, और इसीलिए कतर को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।